राम सेतु राम का पुल अभिषेक शर्मा द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। फिल्म की मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडीज, नुसरत भरूचा और सत्यदेव हैं, जो एक पुरातत्वविद का अनुसरण करते हैं जो राम सेतु की प्रकृति की जांच करता है, जिसे अंग्रेजी में एडम्स का ब्रिज के रूप में जाना जाता है। राम सेतु की सच्चाई के बारे में दिखाया गया है तो क्या है राम सेतु के पीछे का रहस्य और फिल्म के प्रमुख अभिनेता डायरेक्टर का नाम को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 2007 पहले अफगानिस्तान का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर तालिबान भगवान बुद्ध की मोमेंट को अपनी तोपों से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए कुछ दिन बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को बुलाकर वहां पर जो कुछ भी हिस्टोरिकल धरोहर बची होती है उसे एनालाइज करने की कोशिश की जा रही होती है, ताकि उन अवशेषों को ध्यान में रखकर फिर से भगवान बुद्ध के अस्तित्व को पुनर्स्थापित किया जा सके। उस टीम में अफगानिस्तान का एक रिसर्च दिलावर और इंडिया से एक आर्कियोलॉजिस्ट आर्यन कुलश्रेष्ठ यानी अक्षय कुमार को बुलाया जाता है। वहां पर खुदाई करने के बाद आर्यन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें कई साल पुराने सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारे आभूषण होते हैं। वो सारी चीजें इंडिया के हिंदू राजा दलहन के टाइम की थी। वो उनके लिए काफी ओल्ड और इम्पोर्टेंट खोज थी। तभी एक तालिबान खबरी ने फोन करके सूचित कर देता है और जल्दी ही तालिबानी आकर हमला कर देते हैं और सारे लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर आर्यन कुलश्रेष्ठ और दिलावर इस बॉक्स को बचाकर उसे अपने साथ लेकर भागने लगते हैं। बॉक्स को बचाने में सफल होते हैं। इसी दौरान वो एक सुरंग के थ्रू एक गुफा में आकर गिरते हैं, जहां पर उन्हें भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी लेटी हुई मूर्ति मिलती है, जो कि उनकी एक और खोज होती है। और उसके बाद वहां के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आर्यन की बहुत तारीफ करते हैं और उस खोज का आधा हिस्सा वो भारत को गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं, ताकि उन दोनों देशों के बीच अमन और दोस्ती बनी रहे। वहां पर आर्यन मीडिया को बताता है कि वो नास्तिक है और उन्हीं फैक्ट्स को मानता है जिनका इस दुनिया में कोई साइंटिफिक प्रूफ मिलता है, और इसी वजह से मीडिया आर्यन को नास्तिक बनाकर अपने न्यूज़पेपर में छाप देती है। अब हमें अगले सीन में हमें आर्यन की फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें उसकी वाइफ प्रोफेसर गायत्री और उसका एक बेटा कबीर होता है, जो हमेशा कॉमिक्स पढ़ता रहता था। अब हमें पता चलता है कि पुष्पक कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर सेठ समुद्र प्रोजेक्ट को लेकर आने वाले हैं, जिसके लिए वो राम सेतु को तोड़कर वहां पर एक शिपिंग कैनल बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके शिपिंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। पर लोगों की राम सेतु से श्रद्धा जुड़ी हुई थी, क्योंकि श्री राम द्वारा बनाया गया था, और इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होते हैं और राम सुरक्षा समिति ने कोर्ट में इसके अगेंस्ट पिटिशन भी डाल दिया होता है। इसीलिए पुष्कर कंपनी के ओनर इंद्रकांत को प्रूफ देना था कि राम सेतु मानव नहीं बल्कि प्राकृतिक सेतु है, जिसे श्री राम से पहले बनाया गया था। और इसके लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मैनेजर आर्यन को चुना जाता है और पुष्कर कंपनी के द्वारा कहा जाता है कि वो कोर्ट में एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करे जिससे कोर्ट को लगे कि यह सेतु प्राकृतिक रूप से बना है। क्योंकि खुद आर्यन भगवान में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उसे श्रीराम को भी नहीं मानता था और उसे भी लगता था कि सेतु श्रीराम के टाइम से बहुत पहले का है, और इसीलिए वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर लेता है, जिसकी वजह से उसके बाद गायत्री उसे इस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करने से रोकती है, क्योंकि इससे श्रीराम के अस्तित्व पर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंचते, क्योंकि राम सेतु श्रीराम के अस्तित्व और उनकी पहचान का एक संबल था। पर आर्यन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट कर देता है। साथ ही आर्यन उसमें ये भी मेंशन कर देता है कि रामायण सिर्फ एक काल्पनिक महाकाव्य है, जिसकी वजह से अब लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनकी आस्था पर भी कई सारे सवाल उठ चुके थे। और उसी के प्रेशर में कोर्ट को साइंटिफिक प्रूफ लाने के लिए कहती है, जिससे प्रूफ हो सके कि राम सेतु मानव द्वारा निर्मित नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से बना सेतु है। दूसरी तरफ आर्यन के द्वारा रामायण को एक काल्पनिक महाकाव्य कहानी की वजह से लोगों में बहुत गुस्सा होता है, और उसी की वजह से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से आर्यन को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है।
फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके बॉस उसे इंद्रकांत से जाकर मिलवाते हैं और वहां पर इंद्रकांत आर्यन को राम सेतु की रिसर्च पर जाने के लिए कहते हैं ताकि वो वहां पर जाकर राम सेतु से साइंटिफिक रूप लेकर आ सके कि वो एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ सेतु है जो कि श्री राम के पहले बनाया गया था। उस टाइम तो आर्यन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो आप और कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता था, पर उसे पता ही नहीं था कि वो ऑलरेडी इस कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा बन चुका है क्योंकि उसने श्री राम की रामायण पर सवाल जो उठा दिए थे। और इसी बीच कबीर के स्कूल में उसका एक फ्रेंड उसे रावण बोल देता है क्योंकि उसके पिता आर्यन श्री राम को नहीं मानते थे। और ये बात सुनकर कबीर उस लड़के को पीट देता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल आर्यन को स्कूल बुलाती है और रास्ते में कुछ लोग आर्यन को जबरदस्ती पकड़कर उसका मुंह काला कर देते हैं क्योंकि लोग उसके द्वारा दी गई बातों से बहुत गुस्से में थे। इस स्कूल में भी प्रिंसिपल आर्यन पर कबीर के द्वारा किए गए बिहेवियर पर गुस्सा करती है। लोगों का ऐसा गुस्सा देखकर आर्यन सोच लेता है कि वो रामेश्वरम जाकर राम सेतु की सच्चाई को बाहर लेकर आएगा और इससे वो ये भी प्रूव कर पाएगा कि रामायण एक काव्य है या नहीं। और ये बात सुनकर गायत्री परेशान हो जाती है क्योंकि इसके बाद वो लोग और ज्यादा कंट्रोवर्सी में फंसने वाले थे, इसलिए वो आर्यन को छोड़कर अपने घर चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि आर्यन हेलीकॉप्टर के द्वारा राम सेतु के ऊपर से देखता हुआ जा रहा है जहां पर राम सेतु बनाया गया था, पर इस टाइम वो समुद्र के अंदर डूब चुका था। वहां पर उसकी मुलाकात वहां के प्रोजेक्ट हेड बाली से होती है और बाली आर्यन को अपनी सीट के अंदर की लैब में लेकर आता है जहां पर उनके पास रिसर्च के लिए हर तरह के इंस्ट्रूमेंट और मशीनें थी। वहां पर बाली आर्यन को डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर गैब्रियली और डॉक्टर सेंड्रा से मिलवाता है जो कि उसके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। साथ ही आर्यन के कहने पर उसे एक सूट भी प्रोवाइड कराया जाता है जिससे वो बिना किसी परेशानी के पानी के अंदर जा सकता था और वहां पर जितना चाहिए उतनी देर रोक सकता था। उस सूट में उन्होंने कई सारे फीचर्स ऐड किए थे। बाली अपनी रिसर्च को करने से पहले आर्यन से कहता है किसी के अंदर वो श्रीलंकन एरिया में एंटर नहीं करे क्योंकि वहां पर इस टाइम पर रेबल्स और श्रीलंका आर्मी के भी सिविल वॉर छिड़ चुका है, जिससे जो भी रिसर्च करनी है वो अपनी रिसर्च इंडियन टेरिटरी के अंदर रहकर ही करनी होगी। उसके बाद आर्यन को बताया जाता है कि राम सेतु समुद्र के अंदर करीब 6 फीट नीचे डूबा हुआ है और उन्होंने सोनार के माध्यम से 3D होलोग्राम भी बनाया जा रहा होता है और राम सेतु की आयु का पता लगाने के लिए उसके सैंपल को टेस्ट करना जरूरी था। वहां पर आर्यन बताता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण में श्री राम के साथ की घटनाओं के साथ कुछ नक्षत्रों के बारे में भी बताया है जिनकी स्टडी करने के बाद पता चला है कि श्री राम लगभग 7000 साल पहले हुआ करते थे। इसका मतलब हम उन्हें पता लगाना था कि राम सेतु 7000 साल पुराना है या उससे भी पहले का है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि आर्यन ने सूट को पहनकर समुद्र के अंदर जा रहा होता है जहां से वो डूबे हुए राम सेतु की दीवारों में से कुछ सैंपल लेकर आता है जिनकी कार्बन डेटिंग करने के बाद डॉक्टर चंद्रा बताते हैं कि उस सैंपल में जो पार्टिकल्स मिले हैं उनकी आयु करीब 18,000 साल पुरानी हो सकती है कि इससे साबित होता है कि राम सेतु भी 18,000 साल पुराना है। किंतु डॉक्टर आर्यन इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं होता है क्योंकि सैंपल सिर्फ राम सेतु की ऊपरी परत से लिया गया था, इसलिए आर्यन चाहता था कि राम सेतु में तैरने वाले पत्थरों का निर्माण कब हुआ था उनका भी अध्ययन करना होगा, तभी उन्हें राम सेतु की वास्तविक आयु का पता चल पाएगा। अब इसके लिए श्रीलंका बॉर्डर के पास वाली जगह पर जाकर राम सेतु को तोड़कर उसमें से तैरने वाले पत्थर को निकालना था, जो इतना आसान तो नहीं था। फिर भी आर्यन ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन आर्यन समुद्र के अंदर पहुंच जाता है जहां पर आर्यन को तैरता हुआ पत्थर दिखाई देता है जो श्रीलंका बॉर्डर के अंदर होता है और इसी कारण से बाली आर्यन से वापस आने के लिए कहता है और जब आर्यन उसकी बात नहीं सुनता है तो वह आर्यन के सूट को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि आर्यन वापस आ सके और श्रीलंका बॉर्डर में नहीं जा सके। फिर भी आर्यन ने सूट से निकलकर उस तैरने वाले पत्थर को पा ही लेता है और राम सेतु के अंदर से उन पत्थर को लेकर बाहर निकल आता है और उसके बाद डॉक्टर गैब्रियली के साथ मिलकर उस तैरने वाले पत्थर की कार्बन डेटिंग करने लगता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि पत्थर की आयु 7000 साल पुरानी है। इससे साबित होता है कि राम सेतु श्रीराम के टाइम का ही था।
जो सैंपल उन्हें पहले मिले थे किसी और ने कहीं और से लाकर प्लांट किया था, लेकिन आर्यन को समझ आ जाता है कि इंद्रकांत ने ही बाली के साथ मिलकर उन पत्थरों को कहीं और से लाकर रखवाया गया था, ताकि जब हमें यह पत्थर के अवशेष मिले तो उसकी रिपोर्ट से यह प्रूव कर सके कि राम सेतु 18,000 साल पुराना है, और फिर राम सेतु को तोड़कर अपनी शिपिंग कैनल बना सके, जिससे कि आने वाले समय में उनके व्यापार में बहुत फायदा हो सके। परंतु आर्यन को अब तक समझ आ गया था कि वो राम सेतु श्रीराम ने ही बनाया था। बाद में इंद्रकांत ने आर्यन और उसकी टीम को आगे की रिसर्च करने की परमिशन दे देता है, और उसकी टीम में अब डॉक्टर गैब्रियली और डॉक्टर सैंड्रा होते हैं। पर उसके लिए उसे श्रीलंका के बॉर्डर में एंट्री करके वहां से ज्यादा तैरने वाले पत्थर के सबूत चाहिए थे, और उसी की खोज लिए अगले दिन समुद्र के अंदर शिप को लेकर निकल जाते हैं। अब बाली को पता था कि समुद्र में तूफान आने वाला है, और इसीलिए उसका प्लान था कि वह तीनों को समुद्री तूफान में ही मार देगा, और इसीलिए तूफान आने के बाद उसने आर्यन की शिप के सारे सेफ्टी फीचर्स डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। इस बारे में डॉक्टर गैब्रियली को पहले से ही शक हो गया था, इसलिए वह पत्थर को अपने बैग में छुपा कर ले आई थी, क्योंकि राम सेतु श्रीराम के टाइम का था और इसका सबूत केवल वही एकमात्र पत्थर ही था। अब समुद्री तूफान आने से वे सभी समुद्र में डूबने लगते हैं। तभी वहां पर एक श्रीलंका गाइड एपी वहां मिलता है, उनकी जान बचाकर वह श्रीलंका ले आता है। आर्यन ने अपनी खोज के बारे में एपी को बताता है। अब तक उन्हें यह भी पता चल चुका था कि इंद्रकांत और बाली ने जानबूझकर उन्हें मारने की कोशिश की थी, ताकि वे राम सेतु की वास्तविक सच्चाई को कोर्ट के सामने नहीं ला सके, और अब आर्यन को इसके अलावा भी कुछ और भी दस्तावेजों की जरूरत थी, जिससे उन्हें श्री राम और उनके राम सेतु के साक्ष्य मिल सके, और इस यात्रा में एपी भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि समुद्र के बीच में इससे भी बड़े तैरते वाले पत्थर मिल सकते हैं, परंतु वह यह सब करने के लिए अपनी फीस बताता है और अपनी डायरी में सारा खर्चा लिखता है, और कहता है कि यात्रा के अंत में उन्हें इसका सेटलमेंट करना होगा। और अगले दिन जैसे समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हैं, वहां पर बाली अपने लोगों के साथ आकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। तब आर्यन और उनकी टीम जंगल की तरफ भागने लगती है, और बाली भी उनके पीछे जाकर उन पर गोलियां चलाने लगता है। वहां भागते समय डॉक्टर गैब्रियली का बैग जंगल में गिर जाता है। उसी बैग में वह तैरने वाला पत्थर रखा हुआ होता है, और उसे लेने के लिए एपी जाता है, और तभी वहां पर श्रीलंका आर्मी का एक हेलीकॉप्टर आकर उन्हें बचा लेता है। जैसे वे लोग वहां से निकल रहे हो, तभी तो डॉक्टर गैब्रियली को गोली मार देता है, और वह हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, और आर्यन दुखी हो जाता है। और वे लोग आर्मी बेस कैंप में पहुंच जाते हैं, और उधर इंद्रकांत बाली को आर्यन और उसकी टीम को मारने के लिए श्रीलंका भेजता है। साथ ही वो डॉक्टर चंद्रा की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर देता है। यह साबित हुआ था कि राम सेतु में मिले दस्तावेज की आयु 18,000 साल पुरानी है, जिसकी वजह से कोर्ट में विपक्षी दल को 3 दिन का टाइम दिया जाता है, यह प्रूफ करने के लिए कि राम सेतु श्रीराम के टाइम का है, और अगर वह ऐसा साबित नहीं कर पाए तो फिर राम सेतु को तोड़ने की परमिशन गवर्नमेंट को मिल जाएंगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि आर्यन की पत्नी गायत्री के पास आर्यन की कॉल आती है, जहां गायत्री आर्यन को बता देती है कि अगर 3 दिन में कोर्ट में यह साबित नहीं हुआ कि राम सेतु 7,000 साल पुराना है, तो गवर्नमेंट उस सेतु को छुड़वा देगी है। यह बातें सुनकर आर्यन की झटका लगता है, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम बचा था श्री राम और राम सेतु से मिलते जुलते दस्तावेजों को प्राप्त कर के कोर्ट में सबमिट करने के लिए। तभी आर्यन वहां रावण की पूजा को देखता है। उससे आइडिया आता है कि अगर को रावण के अस्तित्व के प्रमाण कलेक्ट कर पाया, तो वह भी प्रूफ कर पाएगा कि श्री राम भी थे, क्योंकि दोनों ही समकालीन थे, और श्रीलंका में उसे श्री राम के सबूत तो नहीं मिलने वाले थे, पर रावण के सबूत मिलना आसान थे। इसलिए रावण की सोने की लंका से मिलते जुलते सबूत तो मिल सकते थे। जब इस बारे में आर्यन एपी को बताता है, तो एपी उसे कहता है कि यहाँ पर एक पब्लिक लाइब्रेरी है, जहाँ से उन्हें रावण की लंका के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और वे लोग उस लाइब्रेरी में जाकर सर्च करने लगते हैं, पर उन्हें वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तभी एपी वहां के एक बुजुर्ग आदमी का पता ले लेता है, जिसके
पास एक बहुत पुरानी लिखित धरोहर थी जिसमें ताम्रपत्र में रावण की लंका के बारे में जिक्र था और इसलिए उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर जो ताम्र पत्र मिलता है उस पर एक मैप बना हुआ होता है जो कि रावण की लंका की तरफ इशारा करता था। आर्यन ने उस मैप का फोटो को अपने कैमरे में फोटो खींच लेता है जिसमें रावण की लंका को त्रिकोण आकृति में दिखाया गया था, जिसका रास्ता अशोक वाटिका से एक सुरंग से होता हुआ रावण की लंका तक पहुंचता था। एपी को रास्ता पता था, इसलिए वो डॉक्टर आर्यन और डॉक्टर सेंड्रा को लेकर अशोक वाटिका पहुंच जाता है, जहां पर आर्यन उस मैप को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उन्हें उस सुरंग तक पहुंचने के लिए अपना रावना पोल्स के पास जाना होगा। वह अशोक वाटिका से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। दूसरी तरफ बाली अपने लोगों के साथ आर्यन के बारे में पता करते हुए उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे मारकर पता लगा लेता है कि आर्यन इस टाइम पर अशोक वाटिका की तरफ किसी सुरंग की खोज में गया है और इसीलिए इंद्रकांत बाली से कहता है कि किसी ऐसी पर्सनैलिटी को ढूंढो जो आर्यन की तरह सोच सके और उन्हें वह मैप दिखाओ जिससे पता चल सके कि आर्यन इस टाइम पर कहां पर है। उधर आर्यन उस सुरंग को पानी के अंदर ढूंढ लेते हैं और फिर वह उसके द्वारा वह एक गुफा में पहुंच जाता है, जहां पर उसे वहां की दीवारों में एक लिखित पेंटिंग मिलती है जो वहां की बहुत प्राचीन लिपि में लिखी हुई थी। आर्यन उसकी फोटो निकालकर उसे फॉलो करते हुए रावण के पैलेस के द्वार तक पहुंच जाता है और उसका गेट उसी त्रिकोण आकृति में होता है जैसा कि उन्होंने उस मैप में देखा था। वहां पर उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें से एपी आर्यन को श्रीपदा वाले रास्ते चलने को कहता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसे वहां पर श्री राम और रावण दोनों के साथ सबूत मिलेंगे। साथ ही वह बताता है कि श्रीपदा को त्रिकूट पर्वत भी बुलाया जाता है और त्रिकूट पर्वत का जिक्र रामायण में भी हुआ था, जिससे रावण की सोने की लंका दिखाई देती थी। इसलिए लंका के होने के प्रमाण वहीं से मिलने की उम्मीद थी। इसीलिए वे लोग त्रिकूट पर्वत पर जाकर लंका को देखने की कोशिश करने लगते और वहां पर उन्हें एक प्लांट मिल जाता है जो कि संजीवनी का होता है और इससे साबित हो जाता है जब उस टाइम पर रावण की लंका में ही, क्योंकि उस प्लांट केवल वहीं मिल सकता था, वह प्लांट को अपने पास रख लेते हैं और तभी वहां पर बाली गायत्री को लेकर पहुंच जाता है और उन सबको अपने हेलीकॉप्टर में बैठा लिया और उसके बारे में गायत्री नहीं, उसमें आपको रिकॉर्ड करके उसे आर्यन की लोकेशन के बारे में बताया था। अब बाली आर्यन से उन पत्थर के बारे में पूछता रहता है। तब आर्यन कहता है वह जंगल में ही कहीं पर छूट गया, तो बाली को यकीन नहीं होता है और डॉक्टर सेंड्रा को गन पॉइंट पर ले लेता है। जब एपी उसे बचाने के लिए आगे आता है तो बाली उसे धक्का मार देता है, जिसे भी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है और आर्यन उन्हें बचाने की कोशिश करता है, परंतु उसका बैग ही आर्यन के हाथों में आता है। आर्यन गुस्से में उस बैग से बाली के सर पर मारता है, जिससे बाली वहीं पर नीचे गिर जाता है और डॉक्टर सेंड्रा हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से वह क्रैश हो जाता है और वह सारे लोग घायल स्थिति में नीचे आकर गिरते हैं, जहां पर आर्यन उस हेलीकॉप्टर में से उस बैग को लेने जाता है और तब उसे पता चलता है कि वह तैरने वाला पत्थर उनके बैग में ही है। साथ ही आर्यन ने बाली को भी बचा लेते हैं, जिससे बाली उन्हें वहां से निकालने का इंतजाम करता है। दूसरी तरफ आज कोर्ट में फाइनल फैसला होने वाला होता है, जहां पर कोर्ट इंद्रकांत के हक में फैसला सुनाने वाला था कि तभी वहां पर आर्यन सभी सबूतों के साथ पहुंच जाता है और वहां पर तैरने वाले पत्थर को दिखाता है, जिसकी कार्बन डेटिंग से पता चला था कि यह पत्थर 7000 साल पुराना है, जिससे साबित होता है कि श्रीराम के जीवन काल से संबंधित है कि राम सेतु श्रीराम के टाइम का ही सेतु है। और साथ ही आर्यन लंका में मिले संजीवनी प्लांट और रावण के मिले सबूतों को भी दिखाता है और प्रूफ करता है कि जब लंका में रावण के होने के सबूत मिल सकते हैं तो अयोध्या में श्री राम के होने के भी प्रमाण मिल सकते हैं। और उससे दुख होता है कि श्री राम के अस्तित्व को दिखाने के सबूत देने
पढ़ रहे हैं। साथ ही आर्यन यह भी प्रूव करता है अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने राम सेतु के नाम को बदलकर एडम ब्रिज कर दिया था, जिससे आने वाले समय में श्री राम की हिस्ट्री को धूमिल किया जा सके और लोगों को केवल अंग्रेजों का ही योगदान याद रह सके। साथ ही वह कहता है कि जैसे ताजमहल को बचाने के लिए कई फैक्ट्री कारखाने को बंद करने से देश के विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे राम सेतु से देश के डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लोगों की श्रद्धा, विश्वास और श्री राम के अस्तित्व पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि श्री राम के हजारों मंदिर मिल सकते पर सेतु एक ही है और वह है राम सेतु। श्री राम की पहचान और उनके अस्तित्व का प्रमाण है यह राम सेतु। अगर इसे तोड़ा तो हजारों साल पुरानी धरोहर और लोगों के विश्वास को भी ठेस पहुंचेगी। और इन सभी सबूतों और आर्यन को सुनने के बाद डिसाइड करती है, अगर किसी को श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने हैं तो पहले श्री राम नहीं होने के सबूत कोर्ट में पेश करने होंगे, और इसीलिए जब तक वो ऐसा नहीं करते तब तक राम सेतु को तोड़ने की परमिशन गवर्नमेंट को नहीं दे सकती है। और इसके बाद से लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि उनकी श्रद्धा और विश्वास की जीत हुई थी। मूवी के आखिरी सीन आर्यन एपी के बारे में सोच रहा होता है, जिसने अपना नाम अंजनी पुष्प कुमार में बताया था, और वह हनुमान की तरह से ही राम के अस्तित्व को ढूंढने में हेल्प करने के लिए आर्यन के पास आया था, और जब उसकी जर्नी पूरी हो गई थी तो वहां से एकदम से गायब हो गया था। इसलिए हर कदम पर उसने आर्यन की हेल्प की थी और उससे सही रास्ता दिखाया था। अब यह सब सोचने के बाद एपी की डायरी खोलकर देख, जिसमें उसने अब तक की जर्नी का सारा हिसाब लिखा था। आर्यन उसकी डायरी को देखता है तो शौक रह जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हिसाब नहीं लिखा हुआ था, बस हर पेज पर जय श्री राम लिखा हुआ था। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है, तो गर्व से बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दे। राम सेतु फिल्म के निर्देशक अभिषेक शर्मा, निर्माता अरुणा भाटिया, विक्रम मल्होत्रा, लेखक अभिषेक शर्मा, संवाददाता अभिषेक शर्मा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अभिनेता